अपन लोग सब है ना, ऑल इन वन है। हाँ देखो चालू हो गया ना। चलो बोलो भाई क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? हाँ हम लोग आज नया एप्लीकेशन पढ़ेंगे, न्यू एप्लीकेशन, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ establishing relation among different physical quantities। पेज नंबर 7 देखिए, उसमें मिला है ये establishing relation amongst different physical quantities, different physical quantities। ठीक है बेटा? तो ये हम लोग क्लास में तो देखिए इसमें हम लोग ये करेंगे कि अगर कोई भी क्वांटिटी, अगर आपको ये पता चले कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कौन से दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो हम उस क्वांटिटी का फॉर्मूला बहुत आसानी से एस्टैब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो उस पर बेस क्वेश्चन करते हैं पर, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ 3.1 से। तो सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, आप ट्राई करोगे तो आपको बनेगा, ठीक है? क्वेश्चन ऑफ 3.1 देखिए, क्वेश्चन 3.1 वर्कशीट में, if the centripetal force is of the form, question ये, if the centripetal, big question, centripetal force, if the centripetal force is of the form for F is equal to m raised to a, v raised to b, r raised to c, the form m raised to a, v raised to b, r, then find the values of, find the values of a, b and c, इनको फाइंड करो, ठीक है? हालांकि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ m का मतलब मास है, v मतलब स्पीड है, ठीक है? आई एम श्योर आप वैसे समझ गए होंगे आप लोग, v को वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलो, जो भी कहना हमको, v मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, m एक बॉडी का मास है, और r जो है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है? तो अभी हम लोग ने, आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं बता दूं, ये एक्चुअली होता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में घूमती, शायद आप उसे कुछ में सुना हो, तो कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में घूमती ना, तो उसके सेंट्रल प्रेशर में फोर्स लगता है, बॉडी मूव करती है वेलोसिटी से, समझे? हाँ, तो उसके सेंट्रल प्रेशर में फोर्स लगता है, इसको हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। और आपको परेशानी इसलिए नहीं होने वाली कि सेंट्रीपेटल हो चाहे सेंट्रीफ्यूगल हो, कोई हो, है तो फोर्स ना, तो फोर्स का डायमेंशन मतलब एक ही होता है, क्या होता है बेटा? mnt माइनस, समझ गए? तो अपन को इसी तरह के क्वेश्चंस करना है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखो इस क्वेश्चन। लिख लिया क्वेश्चन अपडेट? क्वेश्चन जरूर लिखिएगा बेटा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है? तो देखिए इसको अपन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन का स्टार्ट किया, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, हमने स्टार्ट किया सोल्यूशन, तो हमने लिखा f इक्वल टू, यहाँ पे दिए हुए हैं m a v b r c, ठीक? अगर कोई भी फॉर्मूला सही है तो हम सब जानते हैं कि उसके दोनों साइड के डायमेंशंस एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे ना। तो अपन ने क्या किया, स्टार्ट किया टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशंस of both sides, taking dimensions of both sides,
तो ये ऐसा होगा। फोर्स लेफ्ट हैंड साइड है फोर्स, सब जानते हैं फोर्स का डायरेक्शन होता है mlt माइनस 2 होता है, बोलो होता है कि माइनस। और ये हो गया बेटे लोग m रेज़ टू a, ये पहले से दी है v रेज़ टू b, v मतलब स्पीड या वेलोसिटी, तो मास का डायरेक्शन m होता है, एडजस्ट कर दिया है ना, कैपिटल कर दिया। v क्या स्पीड, तो स्पीड का डायरेक्शन होता है lt माइनस 1, स्पीड या वेलोसिटी का, तो उसकी पावर b होगी। और r है रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, l की पावर c। ठीक है बच्चों, बस। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो ये mlt माइनस 2 हो गया बेटा, उसके बाद इसको लिखा हमने, तो ये हो गया m रेज़ टू a, यहाँ पे गया l रेज़ टू b, t रेज़ टू माइनस b और l रेज़ टू c। अगर हम पावर्स को जोड़े तो ये ऐसे लिख सकते हैं, और m l e माइनस 2 ये हो गया m रेज़ टू a, ठीक है भाई, m रेज़ टू a हो गया, l रेज़ टू b प्लस c हो गया, b प्लस c हो गया, t रेज़ टू माइनस 2। कोई दिक्कत? चेक कर दिए सब लोग बेटे लोग, सही है कि नहीं? यस यस राइट। अब इसको अपन मिलेंगे भैया कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स। नाउ आपके लिखा कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, ऑफ बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक है बेटे लोग, तो क्या होगा बेटे लोग, m की पावर कंपेयर करेंगे तो भैया ये मिलेगा a इक्वल टू 1, बोलो मिलेगा कि नहीं? हां सर। राइट हैंड साइड में n की पावर a है और लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है? 1। क्या अंडरस्टैंड है ना बात है? हां, सब लोग जानते हैं, कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 होती ना भाई, ठीक है। b की पावर b प्लस c इक्वल टू कितना है? 1 है। एंड माइनस b इक्वल टू कितना है? माइनस b इक्वल टू माइनस। लो आप इसके बाद देखा अपन ने बाय सॉल्विंग, ऐसा देखो, तो बाय सॉल्विंग करोगे भैया तो ये तो अंडरस्टूड है a इक्वल टू 1 आ, इसमें क्या करना है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो दूसरा देखो, तो b इक्वल टू कितना हो गया बेटा? b इक्वल टू 2, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ भैया? अब b प्लस c इक्वल टू कितना है? b प्लस c इक्वल टू है 1, है ना। b की वैल्यू कितनी है भैया? तो हमने आगे और सॉल्व किया, तो कितना हो गया? b इक्वल टू कितना है भैया? b इक्वल टू है 2, है ना। 2 प्लस c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2 माइनस 1, c इक्वल टू कितना हो गया? माइनस। तो a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 2, c की वैल्यू। आंसर, क्वेश्चन फिनिश। क्या बोलते हो? यू ठीक लिखिए आप, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सबका? चलिए फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सब बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पैंडुलम। क्वेश्चन नंबर मतलब 3.2 ना बच्चे लोग, 3.2 वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 3.2। द टाइम पीरियड ऑफ the time period of capital T of a simple pendulum, of a simple pendulum, the time period of a simple pendulum. देखिए सब simple pendulum depends upon the effective length, depends upon the effective length of the pendulum, N, length मतलब N, effective pendulum, and acceleration due to gravity, small g. तो लिखते हैं find the, क्वेश्चन है find the और derive the, find the expression for the time period
of the simple pendulum, ठीक है। ये देखा सबने क्वेश्चन। तो देखिए मैं आपको छोटी छोटी बात इससे रिलेटेड बता दूं क्वेश्चन से, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। सिंपल पेंडुलम आप सबने देखा होगा। अरे सिंपल पेंडुलम कुछ नहीं है, एक स्फीयर ले लो आप लोहे का या कोई भी लकड़ी का, कोई पत्थर भी ले लो यार, ऐसी सिंपल सा थोड़ा हैवी सा पत्थर ले लो, ठीक है, और फिर उसको ऑक्सीजन का होता है, ऐसे ऑक्सीजन करने लगता है, मालूम है क्यों? हाँ ऐसे करने लगता है ऑक्सीजन, बाद में तुमको पढ़नी इसके बारे में। तो इस तरह से ऑक्सीजन करने लगता है ना। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है। तो वो कह रहे हैं कि भैया एक पीरियड में जो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जिसको टाइम लगता है, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, विच इज कॉल्ड टाइम पीरियड, वो इसके लेंथ पर डिपेंड करती है पेंडुलम के, और किस पर डिपेंड करती है? जी पर, स्मॉल जी, सुना है ना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सुना है कि नहीं? 3D फॉलिंग बॉडी का जो रहता है उस पर डिपेंड। तो अपन को जो दिया अपन वैसे करते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। देखो अब आपको एक बात सीखनी है और देखो, अगर मैं लिखूं A डिपेंड्स अपॉन B, सुनते जाना ध्यान से, डिपेंड्स अपॉन B, एक चीज को सीखना। अगर मैं ऐसे कहूं A डिपेंड्स अपॉन B, तो हम लिखते हैं कि A प्रोपोर्शनल टू B रेज़ टू X है। X अननोन है, क्या है X? अननोन। बात समझ में नहीं? देखो एक स्टेटमेंट होता है A इज प्रोपोर्शनल टू B, है ना? A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो साफ साफ बता दिया आपको ना A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है या A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है, लेकिन यहां कुछ बताया नहीं ना, सिर्फ इतना बोला A डिपेंड्स अपॉन B। तो भैया क्या माने कैसी डिपेंडेंस है, कैसे पता चलेगा? तो भैया कुछ भी हो सकता है ना। A इसका मतलब हो गया कि A हो सकता है A प्रोपोर्शनल टू B हो सकता है A प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर हो सकता है A प्रोपोर्शनल टू B क्यूब हो सकता है A प्रोपोर्शनल टू रूट B हो, ये भी हो सकता है A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B हो, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर हो, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट B हो, कुछ भी हो सकता है। समझ गए? तो उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, 1 1/2 -1 -1/2 2 -2 कुछ भी हो सकती है, समझे? क्या ध्यान रखना। तो अपन का जब भी कहीं पे लिखा है कि A डिपेंड्स अपॉन B, या लिखा होगा A इज अ फंक्शन ऑफ B, ऐसा कहीं पे लिखा होगा तो समझ जाना हम डायरेक्टली A प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, समझिए क्या लिखा है इसमें। उसमें लिखा है कि T डिपेंड्स अपॉन, क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आप देखो ध्यान से क्या लिखा होगा। आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं T डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड G ना, तो मैंने T प्रोपोर्शनल टू L टू समथिंग जो हमको नहीं मालूम है, और G पे की पावर Y हमको नहीं मालूम, ठीक है। वो तो हम डायमेंशन फॉर्मूला के बेसिस पे जो कुछ भी हम समझते हैं जानते हैं ना, उसी से हम अपने नॉलेज से अपनी इंफॉर्मेशन से निकालने की कोशिश करेंगे कि X की वैल्यू कितनी हो सकती है, Y की वैल्यू कितनी होगी, जो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हुआ है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसी के बेसिस पर अपन लिखते हैं कि T इज प्रोपोर्शनल टू दिस, ये कर, ठीक है। स्टार्ट किया तो आप चाहो इसके पहले गिवन लिख सकते हो या पहले सेंटेंस हो गया। अब आपको ये सीखना है कि जहां कहीं भी प्रोपोर्शनल का साइन होता है वहां पर हम एक कांस्टेंट, जहां कहीं प्रोपोर्शनल का साइन होगा उसको हटा के इक्वल का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट रखेंगे। तो T इक्वल टू जाएगा K L रेज़ टू X G रेज़ टू Y, ये क्वेश्चन नंबर 5। और हम लिख सकते हैं K is a constant of proportionality where K is a constant of proportionality. Actually K को लिखना चाहिए K is a dimensionless, sorry K is a dimensionless, बहुत जरूरी है लिखना, dimensionless constant of proportionality, वैसे अगर आप यहां तक लिखोगे ना चल जाएगा। ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऐसे लिखा है तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोपोर्शन के साइन हटाकर जब हम कोई कांस्टेंट रखते हैं तो उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, ठीक है। वरना आप सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए ध्यान से,
ठीक है। अब आप देखिए, हम लोग जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ चुके हैं, कोई भी फॉर्मूला अगर सही है तो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों साइड के डायमेंशंस एक जैसे हैं, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन लिख रहे हैं कि दोनों साइड के डायमेंशन है, टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशंस, टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, ऐसा टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स। तो भैया स्टार्ट किया डायमेंशन का, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका डायमेंशन तो टी होगा, टाइम पीरियड आफ्टर टाइम है ना बेटा, टाइम पीरियड आफ्टर टाइम है ना, ठीक है। तो भैया यहाँ मास की कोई डायमेंशन तो हम लिख दिया m/0, l नहीं है तो l की पावर 0। अब ये तो कोई बताने वाली बात नहीं ना कि किसी भी क्वांटिटी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होगा ना, समझते हो कि नहीं। तो आप जानते हो कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होना एक्चुअली t है, और अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं m0 l0 t, तो बात एक ही है ना। क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1 t आ जाएगा, आएगा कि नहीं। पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग करते हैं, तो m0 l0 t, ठीक है। ये और जो राइट हैंड साइड है उसमें देखिए k का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि डायमेंशनलेस k क्या बेटा, डायमेंशनलेस। लेकिन लेंथ का डायमेंशन होता है, लेंथ का डायमेंशन होता है l, और जो स्मॉल जी है वो आफ्टर ऑल एक्सेलरेशन है ना बेटा, वो एक्सेलरेट ड्यू टू ग्रेविटी। तो ड्यू टू ग्रेविटी हो चाहे ड्यू टू कुछ भी हो, है तो एक्सेलरेशन, तो उसका डायमेंशन हम लोग का h-2 होगा ना। और यहाँ पे भी m नहीं है तो कैसे करें, तो अपन ने क्या किया, चलो वो नहीं है तो m0 लिख लें, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो यहाँ पे l की पावर x हो जाएगी, x है ना इसकी पावर, ये x लिख दिया। और g का डायमेंशन फॉर्मूला जो है, चाहो तो हम लोग l-2 लिख सकते हैं और चाहे तो m0 l-2 लिख सकते हैं। इसकी पावर लेंगे तो इसकी पावर आने वाली है 5, समझे कि नहीं। बस अब इसको सॉल्व करेंगे और आराम से सॉल्व कीजिए, 105 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे भैया, तो ये हो गया आपका, इस पे अपने सॉल्व किया, ये हो गया m0, ये हो गया l0, ये हो गया t, ऐसा हो गया। और ये हो गया आपका इज इक्वल टू, तो क्या lx, तो हो गया m/0, 0 into y कितना होगा, 0 होगा कि नहीं बेटा, 0। l की पावर कितनी होगी, l की पावर हो गई y, और t की पावर कितनी होगी, t की पावर हो गई -2y, राइट। आगे देखो भैया, आगे हम लोग देखेंगे तो जाएगा आपका m0 l0, जो हो गया t, उसके बाद हो गया m0, हो गया ऐसे m0, फिर l की पावर हो गई x + y, बोलो हुई कि नहीं, और t की पावर कितनी होगी, ओनली -2y, ठीक है। तो एक ही बार आया था ना, ठीक है, क्लियर है ना। फिर एक ही मैथड है और उसी को बार बार रिपीट करना ना, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, पावर्स ऑफ both sides, powers of both sides, powers of both sides। तो भैया m की पावर कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 0 0 2 0, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्या मतलब, तो इसको रहने देंगे ना। फिर l की पावर कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा x + y = 0, बोलो हाँ, है ना। एंड आपको मिलने वाला है एक और चीज, y की पावर t की पावर कंपेयर करेंगे तो मिलेगा -2y = 1, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, अपन जब इसको सॉल्व किए x और y की वैल्यू निकालते हैं, मेरा डिनोमिनेटर में आएगा। तो अब आपको क्या करना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो जो सिंपलर है उसको पहले सॉल्व करो, तो सिंगल वेरिएबल वाला आसानी सॉल्व हो जाएगा ना। ये हो गया, इसको पहले सॉल्व करना चाहिए, तो y = -1/2 हो जाएगा नहीं। तो अपन इसके बाद ऐसे लिखना चाहिए, बाय सॉल्विंग, ठीक है। अपन ने सॉल्व किया तो भैया हमको मिल जाएगा, इसको तो आप लिख ही चुके हो, आप लोग ना लिख चुके हो, है ना। तो बाय सॉल्विंग तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया y = गया -1/, है ना। ये आ गया, बहुत ही आसान, ठीक। और उसके बाद x की वैल्यू भी निकालनी है हमको, तो अपन ने देखा भैया
हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इजिकल टू 0 है ना बेटा, ठीक है जी? जी हाँ 1 है, L0 था ना, तो L0 1 होता है। तो x माइनस 1/2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू हो जाएगा 1/2 आएगा। क्या बोलते हो? तो x और y की जो वैल्यू अपन ने निकाली है उसको इक्वेशन में पुट कर दीजिए ना, अपने पुट 3/2 आया। the values of x and y is equal to in equation 1। ऋतुराज इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 0 है ना बेटा, कैसा कर रहा मेरे भाई? लेकिन l की पावर 0 है तो इक्वल्स टू 1 होता है। किसकी पावर 0 है? l की पावर। किसने कहा पावर 0? लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर 1 थी, 0 थी। हाँ 0 थी। ये क्या लिखा है? ये तो पावर 0 थी ना, तो पावर 0 तो पावर तो कंपेयर किया ना मेरे भाई, हो गया। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे लोग, आप लोग को बताइए आपको मिलेगा t इज इक्वल टू, अब अपने को जो इक्वेशन मिलेगा वो ऐसा होगा, t इज इक्वल टू k l रेज़ टू 1/2 g की पावर माइनस 1, ठीक है? चलो बाकी तो तुमने लिखी नहीं है, लिखा है कि नहीं? इसको आप थोड़ा सॉल्व करो तो ये जो माइनस 1/2 उसको नीचे लाया जा सकता है, यू गेट k, यू गेट l की पावर हाफ, g रेज़ टू भी हाफ हो गया ना। क्या पावर कॉमन ले सकते हैं? जरूरी नहीं कि आप इस तरह से पढ़ें, आप नीचे भी जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका k हो जाएगा l/g रेज़ टू 1/2। क्या बोलते हो? क्या आप जानते हैं कि किसी भी चीज की पावर हाफ जो होती है उसका मतलब रूट होता है ना, स्क्वायर रूट, तो आप इसको लिख सकते हो ये हो गया k रूट l/g। जानते हो? हाँ, तो ये आंसर आ चुका है हमारा। अब इस तरीके से t इज इक्वल टू k हो गया रूट l/g, ठीक है? आगे सुनो, आगे सुनो। अगर डायमेंशन एनालिसिस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, तो उसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं उसकी, कुछ काम वो नहीं कर पाता, और वो जो काम नहीं कर पाता है उनमें से एक काम ये है वो k की वैल्यू पता नहीं कर पाता है। डायमेंशन एनालिसिस से, डायमेंशन फॉर्मुलेस की हेल्प से डायमेंशन के को अप्लाई करके, फॉर्मूले को अप्लाई करके हम k की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं। ये एक उसकी वीकनेस है, ये उसका एक ड्रॉबैक है, एक डिसएडवांटेज है, एक लिमिटेशन है। क्या? जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायमेंशन एनालिसिस बहुत फायदेमंद है। अरे हर चीजों की गुड कुछ के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स होते कि नहीं, डायमेंशन के भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, वो तो अपन ने पढ़ लिए, और उसकी कुछ कमियां भी हैं, और वो कमी में से क्या है? क्योंकि k की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाता, तो इसको अलग से फाइंड करना पड़ता है। अब आगे सुनो ध्यान से, आपको क्या करना है, क्योंकि k की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग आने वाली है, ठीक है? इसीलिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू याद आ जाए, जैसे कि यहाँ पे k की वैल्यू 2π आने वाली है, तो लिख देना। पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा किया आपने और आपको लगा कि यार याद ही नहीं आ रही k की वैल्यू, तो कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जैसे इस क्वेश्चन में मान लिया आपको k की वैल्यू याद नहीं आई, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपने दिए हो चुका है, आंसर लिख देना बस, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर याद आ जाए तो आप ऐसे ही इसके बाद एक्सपेरिमेंटली फॉर्म, अच्छा देखो ये जो सेंटेंस लिखा है मैंने, एक्सपेरिमेंटली फॉर्म, इसका क्या मतलब हुआ? अलग से एक्सपेरिमेंट करके इसको निकाला है हमने, ये थोड़ी कह रहे कि डायमेंशन से ना, एक्सपेरिमेंटली फॉर्म k = 2π, यानी कि हमने अलग से इसको निकाला है, समझ गए? डायमेंशन फॉर्म का इसमें कोई रूल नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट k = 2π, सो आप लिखोगे यहाँ पे ये t = 2π और ये रूट l/g, ठीक है? मैं एक बार बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ सेम बात, अगर k की वैल्यू याद आ जाए तो यहाँ तक जाना, याद नहीं आ जाए कोई टेंशन नहीं, यहीं पे दिए कर दो, ठीक है? चलिए नोट कीजिए प्लीज। हो गया।
हो गया 3.3 नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े बच्चे लोग चलिए कॉपी में सब लोग क्वेश्चन लिखिए द वेलोसिटी ऑफ साउंड द स्पीड ऑफ साउंड इन मीटर हटा रहा हूं मैं इसको रिकॉर्डिंग लिखने वाले बच्चे इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं जानते हैं आजकल के बच्चे सब तेज बहुत तेज हैं आपके बच्चे ओके तो क्वेश्चन जो है वेलोसिटी को स्पीड लिख सकते हो क्वेश्चन ये है थर्ड क्वेश्चन द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम स्पीड of sound speed of sound in a medium solid हो सकता है लिक्विड हो सकता है गैस हो सकता है ना बेटा स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स upon modulus of elasticity right and velocity capital E and density D दिया बोल दिया क्या density D of the medium ठीक है चलो उसके बाद ये डेराइव एक्सप्रेशन फॉर दिस ठीक है डेराइव और फाइंड डेराइव द स्पीड ऑफ साउंड derive the speed of sound in that medium derive the speed of sound in that medium ये क्वेश्चन है the speed of sound in a medium depends upon the speed of sound in a medium depends on the modulus of elasticity ठीक है ये क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं कभी कभी ना मॉडल्स ऑफ वर्ड नहीं लिखा हो सकता सिर्फ इलास्टिसिटी तो आप वर्कशीट में देखिएगा डायमेंशन में कि भैया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml-1 t-7 ये आपको याद होना चाहिए अभी तो अपन क्वेश्चन कर पाएंगे और डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml-0 ठीक है आपको ध्यान रखना है तो अपन स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड तो अपन स्टार्ट करेंगे भैया तो क्वेश्चन ये कैसा होगा जी डिराइव डिड्यूस एक ही बात होता है कभी कभी डिड्यूस भी लिखा रहता है एक ही बात ठीक है तो अपन स्टार्ट करें सॉल्यूशन तो अपन लिखेंगे भैया गिवन क्या गिवन है बताओ मैं बताता हूँ गिवन क्या है गिवन है स्पीड v डिपेंड्स अपॉन मतलब प्रोपोर्शनल का साइन e रेज़ टू x और डेंसिटी d रेज़ टू y ये गिवन है स्पीड ऑफ साउंड v डिपेंड्स अपॉन मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी e एंड डेंसिटी d ऑफ द मीडियम ये गिवन है ठीक है तो आप जानते हो जैसे हमने अभी पढ़ा एक ही मेथड है भाई तो हम लिख सकते हैं सो v इज इक्वल टू k e रेज़ टू x d रेज़ टू y ये इक्वेशन नंबर 1 ठीक है और क्या लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे आगे हम लिखेंगे भैया कि ये एक डायमेंशन k क्या है डायमेंशन क्या तक हो गया सबका आगे बढ़े चलो तो आगे लिखते हैं तो भैया एक ही तरीका है जो मैं बता रहा हूं बहुत ही आसान है लिख सकते हो वेयर k is a dimensionless constant is a dimensionless constant of proportionality नहीं लिखना है dimensionless constant तो k is a dimensionless constant ठीक अब क्या करें अपन now so same method taking dimensions of both sides क्या बोलते हैं taking dimensions of both sides taking dimensions of both sides तो भैया लेफ्ट हैंड साइड क्या है वेलोसिटी या
स्पीड का डायमेंशन हम सब जानते हैं एल टी माइनस 1 होता है बच्चे लोग, है ना। जैसे मैंने कहा कि m नहीं है तो क्या कर लो, इसकी पावर को 0 कर दो, क्योंकि कंपेयर करना होता है ना हमको, है ना, तो हमको जरूरत पड़ जाती है। और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में आए पर k का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, e का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m l माइनस 1 t माइनस 2। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले आपको ना, यस, मॉडल ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m l माइनस 1 t माइनस 2 होता है, यहाँ पे इसकी पावर x कर दी, और उसके बाद डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्म होता है m l माइनस 3 होता है, बोलो होता है कि नहीं, इसकी पावर हमने कर दिया y। बस अब आपको आराम से पावर्स को सॉल्व करना है, इसको ब्रैकेट रिजॉल्व करते जाओ, ब्रैकेट ओपन करके फिर आपने कंपेयर करेंगे पावर्स सॉल्व करते जाइए। m नॉट l t माइनस, अभी हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे mx l की पावर माइनस x t रेस टू माइनस 2x, क्या बोलते हो बच्चों, m रेस टू y l रेस टू माइनस 3y, राइट, सही है। और m नॉट l t माइनस 1, राइट, इज इक्वल टू m रेस टू x प्लस y, ये भी है, ये x और ये दोबारा की नहीं बताओ है ना भाई, l रेस टू माइनस x माइनस 3y माइनस x माइनस 3y t रेस टू माइनस 2x, राइट, कोई दिक्कत किसी को। फिर सेम सेंटेंस क्या करेंगे अपन, कंपेयर करेंगे पावर्स को, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, तो बोलिए क्या होगा, n की पावर कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन मिलने वाली है बताओ, आपको इक्वेशन मिलने वाली है, पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, फिर y l की पावर कंपेयर करेंगे तो आएगा माइनस x माइनस 3y इज इक्वल टू व्हाट 1, सही है, और माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। सबसे आसान ये है ना, सिंगल वेरिएबल सबसे आसान होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़े, हो गया सबका, चलो स्टार्ट किया। उसके बाद तो उसके बाद अपन लिखेंगे ऐसे, बाय सॉल्विंग क्या लिखेंगे बेटा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और देयरफॉर x इक्वल टू आ गया 1/2, लो x 1/2, कोई दिक्कत। उसके बाद अपन ने किया ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू है 0, ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो गया माइनस x और y इज इक्वल टू क्या माइनस 1, ठीक है, क्योंकि सिर्फ दो ही वेरिएबल है तो इसकी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, आ तो गए, दो ही चीजें तो वैल्यू फाइंड करनी, दो ही तो वेरिएबल्स हैं x और y ना, तो कोई टेंशन नहीं है। तो भैया जो आ गया तो पिछली बार फिर से पुट किया, तुमने क्या पुट किया, x और y की जो वैल्यू पर निकाली है तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, स्टार्ट किया, पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, क्या बोलते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन 1, तो क्या होगा भैया, अपन करेंगे t इज इक्वल टू k, है ना बेटा, तो क्या था, e रेस टू कितना है x यानी 1/2 और d रेस टू y माइनस 1/2, ठीक है। फिर इस माइनस 1/2 को नीचे लेके आ जाओ बेटे लोग, तो फिर e रेस टू हाफ e रेस टू हाफ, राइट, यानी t इज इक्वल टू हो गया आपका k, जो क्या e अपॉन d रेस टू हाफ, यानी हो गया k रूट e/2, बनेगा बच्चे लोग कि नहीं, पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, हम लोग लिख सकते, ठीक, इतना आ गया, ठीक। अब आपको जो बताया मैंने ना कि k की वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर पाते ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे k की वैल्यू 1 आती है, कितनी आती है 1, हर बार 2 पाई थोड़ी आएगी बेटा, हाँ वही तो बता रहे, एक्सपेरिमेंटली फाउंड, हाँ ये प्रॉब्लम है, फाउंड
k इज इक्वल टू 1। हाँ देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ भैया, k की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग आती है। इसको याद ही करना होगा। आपको याद आ जाए तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो यहीं पे डीएन कर देना। कहाँ पे? यहाँ पे। समझे कि नहीं? k की वैल्यू डायरेक्टली नहीं हो सकती ना भाई, वही तो बता रहे हैं। हाँ ये इसकी प्रॉब्लम है, इसकी मतलब ये इसकी कमी है, कमजोरी है इसकी। इसकी डायमेंशन एनालिसिस की ये काम नहीं कर पाते, हमको अलग से करना पड़ता है। बताया तो अभी है ना। तो भैया के की वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा बताओ? फाइनल स्टेप क्या आएगा भाई? फाइनल स्टेप आएगा आपका t। अरे मैंने यार t लिख दिया था ना, ये v होगा ना बेटा, v सॉरी स्पीड ऑफ साउंड v। तो कितना हो जाएगा आपका v इक्वल टू v है भैया लेफ्ट हैंड साइड में स्पीड ऑफ साउंड है ना, तो v हो जाएगा रूट e अपॉन v। ये फाइनल यार ये क्वेश्चन सॉल्यूशन। बच्चों लोग प्लीज थोड़ा देख लो भाई, जैसे गलती हो गई है यहाँ पर लेक्चर में टी लिख देता पिछले क्वेश्चन में, स्पीड था ना वी करने से। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन क्वेश्चन को आगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखते जाओ 3.4 सर। हाँ प्लीज क्वेश्चन 4 3.4 the wavelength lambda, the question about the wavelength lambda, the wavelength lambda सुना है कभी नाम wavelength? चलो अभी बताओ हैं associated with a moving electron, associated with a moving electron. The wavelength lambda associated with the moving electron depends upon mass and velocity. Mass m and velocity v of the electron and Planck's constant 40 नंबर पर देखना कहीं मिलेगा। Planck's constant h और आपको प्रूफ दिया है प्रूफ डायमेंशनली। क्वेश्चन ये प्रूफ डायमेंशनली lambda is equal to lambda is proportional to h upon mv। ये प्रूफ करना है, ठीक है भैया? कहाँ से ये प्रूफ करना है? प्रूफ डायमेंशनल lambda proportional to h। सेम मेथड सेम प्रोसेस। और बाय द वे जैसे कि मैंने आप लोगों को बच्चों को बताया है, आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि ना क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लो। ये भी एक बड़ा काम है, बाकी सब तो आप बच्चे कर ही लेते हैं, तो आप चेक कर सकते हो। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ध्यान रखना, आपको मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि प्लैंक्स कांस्टेंट की प्लैंक्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL2T-1 होता है। ढूंढिए कहीं पर mL2T-1 होता है। मास का डायमेंशन मास होता है m ना, तो ये तो सब जानते हैं कि ये m है, ये मालूम होना चाहिए। और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-1। बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन ये मालूम होना चाहिए ना, स्पेशली ये तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको याद होना चाहिए। और लैम्डा मतलब वेवलेंथ मतलब लेंथ ऑफ वन वेव। तो आफ्टर लेंथ है ना, अरे आफ्टर लेंथ है कि नहीं, वेवलेंथ आफ्टर लेंथ है बेटा, तो उसका नाम है ना, समझे कि नहीं? हां सर। सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है। स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट अपन क्वेश्चन करना। तो अभी अब तक मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा थोड़ा बनने लगा होगा और आपको बनना ही चाहिए। आगे बढ़े, स्टार्ट करें। चलो तो क्वेश्चन को अपन ने किया स्टार्ट करना, सॉल्व करना स्टार्ट किया, सॉल्यूशन लिखा। सेम मेथड क्या गिवन है बताइए, मैं बताती हूँ। उसने कहा है कि लैम्डा यानी कि वेवलेंथ लैम्डा
डिपेंड्स अपॉन मतलब प्रोपोर्शन का साइन लगाया, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, तो v रेज़ टू y हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट h पे डिपेंड कर रहा है। जैसे क्या बोलते हैं, अरे बोलो ना भाई, ये क्वेश्चन गिवन है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू x v रेज़ टू y h रेज़ टू z, राइट? ऐसा तो नहीं दिया। हाँ ठीक है। अब सेम मेथड, जहां कहीं भी प्रोपोर्शन का साइन आता है वहां पर हम करते हैं कांस्टेंट k, और ये हो जाता है ऐसा m रेज़ टू x v रेज़ टू y h रेज़ टू z। ये क्वेश्चन नंबर 5 सर ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया लेकिन बुकलेट जी। बुकलेट में लैम्डा प्रोपोर्शनल टू h अपॉन m भी दिया है। हाँ तो वो एक ही बात है, प्रोपोर्शन उसको उसी की जैसे ही है, अभी बताओ, ठीक है। सेम मेथड ना, फिर क्या करेंगे अपन बताइए, वेयर व्हाट, वेयर k is a dimensionless, k is a dimensionless constant, k is a dimensionless constant, समझे? k is a dimensionless constant, पूरा नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लेकिन जरूरत नहीं है ना। फिर नाउ व्हाट, नाउ बताइए, taking dimensions of both sides, taking dimensions of both sides ना बेटा, both sides, taking dimensions of both sides, right? तो भैया लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ का डायमीटर फॉर्मूला क्या होता है, n है ना, मास नहीं है तो क्या किया, m नॉट, टाइम है क्या, नहीं है, तो इसकी पावर भी 0 कर दी। क्या बोले, समझे कि नहीं भैया? लेफ्ट हैंड साइड का डायमीटर फॉर्मूला सिर्फ l है, बोलो है कि नहीं, बताओ क्या है लेफ्ट हैंड साइड का डायमीटर, सिर्फ l है ना, और हमको कंपेयर कर रहे हैं ना, तो राइट हैंड साइड में मास भी m भी आने वाला है, t भी आने वाला है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए लिख दिया अपने आप सुविधा के लिए m नॉट, और t की भी लिख दिया अपने पावर 0 t नॉट, ऐसे। नाउ k का कोई डायमीटर फॉर्मूला नहीं होता, हाँ मास का डायमीटर होता है m, तो m इसको x लिख दिया। फिर उसके बाद है v, v का डायमीटर फॉर्मूला क्या है, lt - 1, पुनः इसकी पावर y कर दी बेटा, और h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका डायमीटर फॉर्मूला है m l2 t - 1, बोलो होता है क्या, इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर हो गई z। क्लियर है? हां सर। चलो सेम मेथड सेम प्रोसीजर स्टार्ट करना सॉल्व, ठीक, आगे बढ़े। हां सर। चलो तो ये हो गया आपका, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अपन, तो ये हो गया आपका m नॉट l t नॉट, ये हो गया n, उसके बाद n की पावर y e रेज़ टू माइनस y, उसके बाद m रेज़ टू z l रेज़ टू 2z t रेज़ टू माइनस z, राइट? आगे बढ़े, चलो आप लोग याद दिलाना, तो m की पावर हो गई x प्लस m की पावर कितनी हो गई, x प्लस z हो गई m की पावर। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं, तो आगे बढ़े, तो ये हो जाएगा आपका m नॉट l t नॉट, अच्छा m की पावर कितनी हो गई, x प्लस z, फिर उसके बाद l की पावर y प्लस 2z ना, y प्लस 2z, तो l की पावर हो गई, l की पावर हो गई y प्लस 2z, तो t बचा t, तो t की पावर कितनी होगी भैया, t की पावर होगी माइनस y माइनस z, ठीक है, माइनस y माइनस z, सब लोग चेक कर लो, माइनस y माइनस z, राइट? फिर क्या किया, फिर कंपेयर किया, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं ना, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, तो m की पावर को कंपेयर करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड, इक्वल टू 0, फिर l की पावर कंपेयर करेंगे तो होगा y प्लस 2z, ये 2z लिखा है भैया, y प्लस 2z इक्वल टू 1 एंड
टी की पावर कंपेयर करेंगे तो होगा माइनस वाई माइनस z इक्वल टू 0। आसान है ना? अब अपन को सॉल्व करना चाहिए, तो इनको सॉल्व करते समय थोड़ा सा कॉमन सेंस हमको ध्यान रखना है। देखिए हमको इन दोनों को सॉल्व करना चाहिए, इन दोनों इसको नहीं बता सकता है कोई क्यों? क्योंकि इन दोनों में y एंड z है ना। अगर आप इसके साथ इक्वेशन लेंगे तो फर्स्ट सॉल्व पे तीन अननोन हो जाएंगे x y z, पर यहाँ पे y z यहाँ पे भी है, y z यहाँ पर भी है। इन दोनों को सॉल्व करो तो y और z की वैल्यू मिल जाएगी और z की वैल्यू मिलेगी तो x की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए ना? कि कौन से दो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बेटर होगा, बेहतर होगा। राइट नाउ बाय सॉल्विंग, ठीक है भाई, जल्दी करा रहा हूँ क्या मैं? बाय सॉल्विंग तो भैया y प्लस 2z इक्वल टू गया 1 और माइनस y माइनस z कितना हो गया बेटा? 0। दोनों को ऐड किया, y से y कैंसिल हो गया, इधर बचा z इधर बचा 1। चलो यहाँ तक तो हो गया भैया कि z की वैल्यू आपको मिल चुकी है 1। क्या बोलते हो? z इक्वल टू 1 मिल गया भैया। अब z इक्वल टू 1 मिल गया तो y भी मिल जाएगा ना, माइनस y माइनस z इक्वल टू 0, राइट? तो अपन लिख दिया भैया माइनस y इज इक्वल टू z और y इज इक्वल टू माइनस z, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? तरफ y इज इक्वल टू माइनस 1। तो y और z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है? अब बचा x, तो x इक्वल टू माइनस z, बोलोगे कि नहीं? हां सर। तो अपन ने क्या किया, आगे इसको सॉल्व किया तो भैया हमारे पास x प्लस z इक्वल टू कितना है? 0, ठीक है? हां सर। तो अगले स्टेप पर आगे बढ़े, आगे बढ़े हैं भाई। तो x प्लस z इज इक्वल टू कितना है बेटा? 0। x प्लस z इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस z और z आप निकाल चुके हो, 1 आता है तो x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है? तो ये x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1, z इक्वल टू 1। कितना है? x माइनस 1, y माइनस 1, z माइनस 1 ना। क्या बोलते हो? हाँ सर। तो ये जो वैल्यूज आएगा इनको लिख लेना हो। पुट द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यूज ऑफ x, y and z in equation 1, ठीक है भैया? तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और मिलेगा लैम्डा इक्वल टू k m रेज़ टू माइनस 1 v रेज़ टू माइनस 1 x रेज़ टू 1। क्या बोलते हो? ठीक है, जो पावर माइनस है उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो और लैम्डा इक्वल टू ये हो जाएगा kh डिवाइडेड बाय m, ठीक है? देखो ध्यान से आगे बताते हैं। देखो भैया प्रपोर्शनल के साइन को आप हटाते हो तो इक्वल का साइन लगाओ, एक k लिख देते हो, तो उसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा कि k को हटाओ प्रपोर्शनल के साइन लगा दो। समझ गए कि नहीं? पक्का ना? हाँ, प्रपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट रख देते हैं k, तो इसका उल्टा है कि k को हटाओ तो प्रपोर्शनल साइन आ जाएगा। तो अगले स्टेप पे हम लोग और लैम्डा इक्वल टू लैम्डा, हमने n इक्वल का साइन हटा दिया, प्रपोर्शनल साइन रख दिया ना, तो ये k गायब हो जाएगा और हो जाएगा h अपॉन mv। प्रूव, हेंस प्रूव। क्या बोलते हो? हां, ये तो प्रूव करना था हमको ना ऐसा। तो आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, होते कि नहीं? तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपको खुद से भी ट्राई करने चाहिए। मैं एक दो क्वेश्चंस और कराता हूं, ठीक है? आगे बढ़े? गुड, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, अच्छा वो भी करते हैं। 3.7 आपकी वर्कशीट में और क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है ए गैस बबल, लिख लो क्वेश्चन को 3.7। अ गैस बबल formed from an explosion underwater,
अंडर वाटर, अंडर वाटर, अंडर वाटर, oscillates with, oscillates with time period, time period, capital T, proportional to T, which is proportional, which is proportional to, proportional to T raised to A, D raised to B, E raised to C, ये दिया है, ठीक है। वेयर, वेयर मतलब यहाँ पे पता है P, D और E क्या है। वेयर P, वेयर, वेयर P is pressure, P is pressure, D is density, D is density, D is density, and E is energy, and E is energy, ठीक है भैया। क्वेश्चन और आपको पूछा उसने, मतलब एक्चुअली ना पूरा ये क्या है, D is density of water, E is the energy of explosion, ठीक है। चलो एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। D is density of water, find the value of A, B and C। क्वेश्चन, find the values of, find the values of A, B and C, ये क्वेश्चन, ठीक है। Find the values of A, B and C। ओके बच्चों, आगे बढ़े। तो सेम मैथड के क्वेश्चन, कुछ भी इसमें नया नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं। साफ साफ गिवन है ना, सोल्यूशन लिखना है स्टार्ट करने के लिए। सोल्यूशन गिवन है, आपको गिवन क्या बताएंगे? गिवन है कि जो बबल ऑसिलेट कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड T इज प्रोपोर्शनल, टाइम पीरियड इज डिपेंड्स अपॉन, साफ साफ लिखा है प्रोपोर्शनल ना, कोई नई बात नहीं। ये लिखा है P रेज़ टू A, B रेज़ टू B, E रेज़ टू C। क्या बोलते हैं बच्चे, गिवन है कि नहीं? देखा ना भैया, T is proportional to which is proportional to, लिखा हुआ है तो अपन प्रोपोर्शन का साइन लगा देंगे, इसमें इक्वल का साइन लगा देंगे, इसमें प्रोपोर्शन साइन को हटा के, है ना। इसे हम लोग और क्या लिखेंगे लोग, T is और क्या लिखेंगे, T is equal to K, P raised to A, D raised to B, E raised to C। समांतर दोनों पावर को x y z दे देते ना बेटा, लो अभी तक चलते क्वेश्चन पर x y z दे देते, यहाँ पे a b c और x y z क्या फर्क पड़ता है भैया? सेम मैथड है मेरे भाई है, कोई भी प्रॉब्लम क्या है क्या बताओ, मेरे को तो लगता नहीं है। अपन सेम चीज करेंगे, क्या लिखेंगे अपन, बोलिए टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, बोलो लिखेंगे टेकिंग डायमेंशंस ऑफ, taking dimensions of both sides, both sides, taking dimensions of, ठीक। तो क्या करेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड टाइम पीरियड यानी कि टाइम, मास नहीं है m नॉट, लेंथ नहीं है, l की पावर भी 0 होगी, t बोलो सही है कि, अरे बोलिए ना। और K का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। P क्या है भैया? प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला पता है क्या होता है, m l-1 T-2 होता है।
इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर a। d क्या भैया, d मतलब है डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन बोलना क्या होता है, ml माइनस p होता है भैया। इसकी पावर हो गई है b। और e क्या है भैया, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2t माइनस p होता है। पावर्स क्या बोलते हो, सही है बच्चे लोग, गुड। नाउ व्हाट, स्टार्ट किया अपन ने m नॉट l नॉट t। उसके बाद देखिए ये m रेज़ टू a हो गया, n रेज़ टू माइनस a हो गया, t रेज़ टू माइनस 2a। फिर उसके बाद m रेज़ टू b हो गया, l रेज़ टू माइनस 3b हो गया, m रेज़ टू c, l रेज़ टू 2c, राइट, t रेज़ टू माइनस 2c। ऐसा समझे, गुड। अब इसको अरेंज कर रहा है भैया सब चीजों को, तो ये तो एज हो गया भैया m नॉट t। और यहां देखो फ्रेंड्स m रेज़ टू a, उसके बाद b, उसके बाद c। क्या बोलते हो, सही है कि देखो भाई, m रेज़ टू a, m रेज़ टू b, m रेज़ टू c। तो पावर हो गई a प्लस b प्लस c। क्या बोलते हो, देखो भैया ध्यान से, इतने ही ना, गुड। तो अपने इसको जोड़ के लिख दिया। उसके बाद हम l की पावर को ऐड करेंगे, तो l की पावर माइनस a, उसके बाद माइनस 3b। क्या बोलते हो, माइनस 3b। और फिर t की पावर, सॉरी l की पावर कितनी होगी, 2c ना, प्लस 2c। चेक करो भैया, l की पावर माइनस a, ये है माइनस 3b और ये है 2c, तीनों को लिख चेक कीजिए सब लोग, यस, समझे, वेरी गुड। तो भैया अपन ने क्या किया, अब बचा क्या, t बचा, तो t की पावर हो गई माइनस 2a माइनस 2c। बस दो ही तो है मेरे पास ना, इसके अलावा कहीं दिख रहा है t, नहीं, सिर्फ दो जगह, t रेज़ टू माइनस 2a, t रेज़ टू माइनस 2c। हो गया, ठीक। फिर क्या करें, फिर वही करें जो हर बार करते आ रहे हैं, पावर को कंपेयर करेंगे अपन। तो अपने स्टार्ट करेंगे, अब नाम लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है भैया, बोलो भैया, सही है कि तो m की पावर, m की m से, l की पावर लेफ्ट हैंड साइड में है, l की पावर l से, और t की पावर फ्रंट में। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। अगर आप m की पावर कंपेयर करोगे तो, अरे m की पावर कंपेयर करोगे तो ये आएगा ना, क्या आएगा, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। l की पावर कंपेयर करो तो माइनस a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। और t की पावर कंपेयर करो तो माइनस 2a माइनस 2c इक्वल टू 1। बच्चे का बन रहा है कि नहीं, गुड। तो स्टार्ट के अपन लिखना है, सबसे पहले आप बताते रहिए भैया, आप लोग बताइए क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखें, कंपेयर करेंगे, क्या मिला, a प्लस b प्लस c इक्वल कितना मिल रहा है, 0 पहले मिला। उसके बाद माइनस a माइनस 3b, दूसरा मिलेगा माइनस a माइनस 3b प्लस 2c ना, प्लस 2c इक्वल टू व्हाट, 0 इक्वल टू 0 0 0। एक और चीज मिली क्या, माइनस 2a माइनस 2c इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों में सबसे आसान कौन सा लग रहा है, देखो इन दोनों में तो तीन वेरिएबल्स है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत है, सब पहले ये करना चाहिए ना। तो स्टार्ट के नाम लिखा बाय सॉल्विंग, नाउ बाय सॉल्विंग, ठीक है भैया, बाय सॉल्विंग कितना हो जाएगा, माइनस 2a माइनस 2c इक्वल टू 1। माइनस 2 ले लिया कॉमन, तो बचा a प्लस c इक्वल टू 1। तो ये हो गया a प्लस c इक्वल टू माइनस 1/। अभी फिलहाल तो इतना मिला, ठीक है। तो देखो भैया, इसमें वैल्यू पुट करेगा a प्लस c की वैल्यू, b की वैल्यू हो जाएगी ना। नाउ आप देखो ध्यान से, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। चाहो तो b की जगह पोजीशन चेंज कर दो, तो a प्लस c प्लस b इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते ना। अरे b और c की पोजीशन चेंज कर सकते ना अपन, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a प्लस c के प्लेस में कितना लिख दिया अपन, -1/2 लिख दिया अपन ने।
तो ये हो गया b इक्वल टू 0 हो गया। तो बताइए क्या मिला आपको? अपन को मिल गया b इक्वल टू 1/2। चलो कम से कम b तो आया, ठीक है ना, b की वैल्यू तो आई 1/2। अब बताओ क्या करें? अब मैं बताऊं, b की वैल्यू को किसी भी दो इक्वेशन पुट कर दो, इसको छोड़कर, सेकंड वाला किसको छोड़ के, किसी भी दो में पुट कर दो यार, तो a और c की वैल्यू देखो, इधर देखो, a प्लस c इक्वल टू 1/2 तो दी है, ये तो अपन ने निकाल दिया ना। अब b की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक को पुट कर दो, बताओ मैं तुमको, तो आपको क्या मिलेगा? a और c के बीच में इक्वेशन मिल जाएगा, और a प्लस c के दो इक्वेशन मिल जाएंगे ना, जोड़ के घटा के ऐड करके सब करके आ जाएगा ना, समझे कि नहीं? देखो a प्लस c का इक्वेशन तो यही है, अभी हमने जो बताया नाउ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। इसमें क्या किया बेटा? b की वैल्यू पुट कर दी, a प्लस 1/2 प्लस c इक्वल टू 0, नहीं इससे नहीं आएगा, इसमें पुट करो, समझे? क्योंकि इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं अपन यहाँ पर, समझे? यहाँ पे निकाल चुके, ये इक्वेशन होती है, ये यूज भी नहीं हुआ अभी तक ना। नाउ -a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? -a माइनस 3b की वैल्यू 1/2 प्लस 2c इक्वल टू 0, ठीक है। -a माइनस 3/2 प्लस 2c इक्वल टू 0, इसको लेके आइए आप राइट हैंड साइड, कहाँ? तो हो गया -a प्लस 2c इक्वल टू 3/2, क्या बोलते हो? तो आप किस किस को सॉल्व करोगे बताओ? अब क्या किसको सॉल्व करना चाहिए? इन दोनों को सॉल्व करना चाहिए ना। a और c के दो इक्वेशन मिल गए आपको, तो अपन ने आगे करना स्टार्ट किया, बन रहा है कि नहीं? हाँ चलो, थोड़ा सा लिटिल बिट, थोड़ा सा इसमें इस बार थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो अपन निकल नाउ स्टार्ट किया, a प्लस c इक्वल टू -1/2, a प्लस c इक्वल टू -1/2, यही है ना, और -a प्लस 2c इक्वल टू कितना बेटा? 3/2, ना भाई, ठीक है ना? ठीक है भाई, अच्छी बात है, दोनों को अपन ने जोड़ दिया, तो a से a कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, c प्लस 2c कितना हो गया? ac हो गया, और ये हो गया 1, क्या हो? 1 आया कि नहीं? 1 आया कि नहीं भाई? -1/2 प्लस 3/2 कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना? तो c इक्वल कितना हो गया? c इक्वल टू 1/2। चलो तो देखो अपन को क्या क्या मिल चुका है, आपको b की वैल्यू मिल चुकी है ना, आपको b की वैल्यू मिल चुकी है, आपको c की वैल्यू मिल चुकी है, आपको a चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आज फिर से अगेन क्या किया अपन ने? नाउ अगेन a प्लस c इक्वल टू कितना है बेटा? a प्लस c इक्वल टू है -1/2, बोलो है कि नहीं? तो अब अपन क्या करें? अपन ने क्या किया? a की वैल्यू निकाली है, a c की वैल्यू पे 1/3, बोलोगे कि नहीं? इक्वल टू -1/2, सो a इक्वल टू हो गया आपका -1/3 -1/2, यानी a इक्वल टू हो गया -5/6, ऐसा, ठीक है? आंसर तो सबकी वैल्यू निकल चुकी ना, तो ये a इक्वल टू -5/6 आ गया, b इक्वल टू 1/2 है ना बेटा, 1/2 आ गया, और c इक्वल टू 1/3 आ गया, ऐसे ही है ना? ऐसे ही ना? ये आंसर, ये तो पूछो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b and c, ये पूछा ना आपसे। तो आपने देखा कि सारे क्वेश्चन जो हैं लगभग एक जैसे ही हो सकते हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें, अगर कुछ एक्सेप्शन को हम छोड़ दें, तो आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं तुमको बनेंगे क्वेश्चंस। तो एक लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, लास्ट वो करते हैं भैया, वो है 3.11, क्योंकि इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक, छोटी सी तो नहीं, बहुत ही वो क्वेश्चन ये है भैया, आपको घबराना नहीं है कि सब क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है रेनॉल्ड्स नंबर, द क्वेश्चन इज 3.11 REY रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, हालांकि वो बहुत आसान है। रेनॉल्ड्स नंबर जिसका सिंबल है NR, N फॉर नंबर, R फॉर रेनॉल्ड, रेनॉल्ड्स नंबर और डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या है ये भैया?
डायमेंशनलेस, पहले बता देंगे डायमेंशनलेस। अच्छा, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी या नंबर जो भी है, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, रेनॉल्ड्स नंबर अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। डिटरमाइंस दी, लिखते जाओ, घबराने की कोई बात नहीं। डिटरमाइंस दी टाइम ऑफ फ्लो, कंडीशन ऑफ, डिटरमाइन दी, सॉरी, कंडीशन ऑफ लैमिनार फ्लो। आप बाद में पढ़ोगे इसके बारे में, अभी तो आप क्वांटिटीज पहचान लो, यही हुआ। लैमिनार फ्लो of a viscous liquid, of a viscous liquid, of a viscous liquid through a pipe, liquid through a pipe, through a pipe, full stop। और फिर लिखा हुआ है NR is a function of, जिसका मतलब था कि NR डिपेंड करता है, NR is a function of, NR depends upon, NR is a function of the density of the liquid, the density of the liquid, density of the liquid, rho, density of the liquid rho, the average speed, the average speed of the liquid V, average speed V, and the coefficient of viscosity, and the coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, eta, ठीक है, of the liquid, ये क्वेश्चन है, of the liquid, ठीक है, ये ठीक है। उस पर एक चीज और लिखी हुई, यहाँ तक लिख लिया सब बच्चों ने? रिकॉर्डिंग जो दो बच्चे लोग देख रहे हैं वो लोग पॉज करके भी देख सकते हैं। बच्चे आप लोग ने लिख लिया क्या? आगे बढ़े, अच्छा आगे बढ़ते हैं। उसमें एक चीज और दी हुई है एक्स्ट्रा, और वो उसमें लिखा हुआ है NR is also directly proportional to, NR is also directly proportional to, directly proportional to the what? Also directly proportional to the diameter, also proportional to the diameter capital D of the pipe, ये एक्स्ट्रा of the pipe। तो इसमें कभी कभी बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट में, ठीक है। तो विद्या शो फ्रॉम द डायमेंशन कंसिडरेशन, show from the dimensional, consideration, so from the dimensional consideration that what? NR is proportional to rho V D upon eta, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन, तो अब मैं बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अ लिटिल बिट डिफरेंट है, तो आप बताएं कि ये चीज एक्स्ट्रा है इसमें। इस बार की जो क्वांटिटी है NR जो है वो चार चीजों पे डिपेंड करती है, मालूम है। तो जब आप सॉल्यूशन लिखोगे ना तो आप पढ़िए ध्यान से, तो मेरे ख्याल से आपको टेबल में लिखना चाहिए। टेबल में लिखना चाहिए NR, द नॉट्स नंबर NR ये प्रोपोर्शन है। वो बताइए क्या क्या डिपेंड करना है, मैं बताऊं? NR डिपेंड्स अपॉन, क्वेश्चन पढ़िए,
क्या दिया है? ये दिया है फंक्शन ऑफ डेंसिटी, स्पीड एंड विस्कोसिटी। डेंसिटी, स्पीड एंड विस्कोसिटी क्या बोलते हो? ये गिवन है, ये अननोन है, y और z ये दिए। डिपेंड्स लिखा है। थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक से ध्यान से सुनिएगा। डिपेंड्स बोलेंगे तो फिर पावर मालूम है ना, पर आप चौथी चीज को पढ़ोगे ना ठीक से कि nr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर d। डिपेंड्स नहीं बोला है बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है ना, तो समझा है कि नहीं? हाँ, तो हम लिखेंगे ऐसे, ऑल्सो ऐसे लिखेंगे, ऑल्सो nr जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D। अगर मैं बोलता कि nr इज अ फंक्शन ऑफ और nr डिपेंड्स अपॉन डायमीटर, तो यहाँ पे पावर लिखना पड़ता कुछ, समझे कि नहीं? और तो ये सेल्फ के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, ये एक स्टार्ट है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे अभी तक आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज 3 या 2 क्वांटिटी पे डिपेंड करती थी। यहाँ पे 4 क्वांटिटी थी, 1 2 3 और ये एक्स्ट्रा 4 डायमीटर ना, ये एक्स्ट्रा सेंटेंस है nr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, तो इनको कंबाइन करेंगे अपन तो लिख सकते हैं सो ये ऐसा होता है nr इज प्रोपोर्शनल टू द रो x v y eta z और ये जगह d, ये एक्स्ट्रा है, समझे? तो यहां बच्चों से हल्की सी चूक हो जाती है, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया। यहां तक हो गया सबका? फिर आगे की कहानी फिर बिल्कुल वैसी है जो हम लोग ने अभी तक पढ़ी है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा और nr इज इक्वल टू k rho raised to x v raised to y और eta raised to z into d। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलते हो? सही है किसी? और क्या करते थे अपन बेटे, क्या लिखते थे? लिखते थे वेयर, हर बार लिखते थे ना, वेयर k is a, k is a what? Dimensionless constant। k is a, k is a dimensionless constant, dimensionless constant। k is a dimensionless, k is a dimensionless constant। क्या बोलते हो? बस आगे की कहानी बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ, ठीक है? और ये क्वेश्चन को मैं अधूरा छोड़ने वाला हूँ, तुम करके ना, ठीक है? करोगे कि नहीं? अरे मेरा मतलब मैं जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है तुमको वहाँ तक तो बता देता हूँ। तो अपन ने फिर क्या किया, स्टार्ट आगे किया नाउ टेकिंग, बोलो 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 बोलो, टेकिंग डायमेंशंस ऑफ, टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ये बताओ क्या होगा? ये होगा आपका nr क्या है बेटा बताओ? डायमेंशनलेस है, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड का तो कोई डायमेंशन नहीं, m0 l0 t0, ठीक है ना? k भी डायमेंशन है तो उसको कुछ नहीं लेंगे। कई लोगों के मन में आता है अरे सर k डायमेंशनलेस है, nr भी डायमेंशनलेस है, तो आप तो बोले k का कुछ मत लो लेकिन इसको m0 l0 t0 ले लो। अरे कंपेयर कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे ले लिया, भले ही जीरो से कंपेयर करना अपन, तो यहाँ पावर देनी पड़ेगी ना बेटे लोग, कि नहीं? हाँ ना, हाँ इसीलिए तो m0 l0 t0 हो गया भैया, ठीक है? अब उसके बाद कहते हैं k का कोई डायमेंशन नहीं है, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्म में क्या होता है? ये होता है m l - 3 रेज़ टू x, बोलो हाँ, यस। उसके बाद v मतलब lt - 1 स्पीड और वेलोसिटी, इसका पावर हो गया y। फिर ईटा कितना है? ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमीटर होता है m l - 1 t - 1 होता है y, ठीक है? हाँ, देखना पड़ेगा, याद करो मैं, इसकी पावर होती है z और डायमीटर मतलब लेंथ, इसकी पावर 1। क्या बोलते हैं? ये समझे कि नहीं? तो मेरे को लगता है कि आगे की कहानी तुम लोग से बन जाएगी। चलो फिर भी तो इतनी दूर तक आ गए तो थोड़ा सा और बता देते हैं। m0 l0 t0 ये हो गया आपका mx l - 3x, ठीक है? l y t - y, ठीक है भैया? m z l - z t
माइनस जेड एन, क्या बोलते हो? बोलो भैया। सही है। अब बताओ क्या करें? आगे करें, इसको बिठा दें, इसको बिठा दें, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया ना सबने। अब अपन क्या करेंगे भैया, आगे किया अपन ने, तो आगे नेक्स्ट हो गया ये एम नॉट टी नॉट, ठीक है। और ये हो गया आपका एम नॉट, अच्छी बात है। उसके बाद नहीं एम एक्स, उसके बाद एन की पावर ये है जेड एक्स प्लस जेड, ठीक है। फिर एन की पावर माइनस थ्री एक्स प्लस वाई माइनस जेड, क्या बोलते हैं बच्चे? फिर टी की पावर जी, हाँ यही तो गलती होती है सब बच्चों से। ये वन है भैया, इसको भूलना मत, समझे? इसी यही तो समस्या है यहाँ पे। एल की पावर 3x, ये 3x, उसके बाद क्या किया अपन ने, ये है y, वो भी लिख दिया अपन ने। उसके बाद इधर आया e की पावर z, और ये 1 है भैया 1, तो टोटल हो गया माइनस 3x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1। बी केयरफुल, यहां पर बी केयरफुल, समझे? चलो याद रहेगा, पक्का ना? अब आगे क्या किया भैया, उसके बाद अपन ने t की पावर ली, तो t की पावर कितनी है भैया, माइनस वाई और माइनस जेड, माइनस वाई माइनस जेड। और कुछ भी है क्या? नहीं, t की पावर माइनस वाई, t की पावर माइनस जेड। कुछ और है क्या? t नहीं, पक्का? गुड। चलो काफी सॉल्व हो गया यार। मैं तो बोल रहा था तुमसे कि मैं अधूरा क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ, पर मैंने बोला चलो यार अभी रिकॉर्डिंग हो रही है तो कर ही लेते हैं ना। नाउ व्हाट, बस 2 मिनट लगेंगे। कंपेयरिंग टी की माइनस 3 होगी, माइनस माइनस वाई माइनस जेड, माइनस 3x प्लस टी में माइनस 3x माइनस जेड माइनस वाई एल में होगी ना, एल में तो है, एल में था पावर माइनस 3x। देखो ध्यान से देखो, बाकी लोग भी चेक करो। कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, हम लोग ने अच्छे से चेक किया है, आप देख लेंगे। तो भैया क्या करेंगे, n की पावर कंपेयर करोगे तो मिलेगा x प्लस जेड इक्वल टू 0। फिर n की पावर कंपेयर करोगे तो माइनस 3x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, और माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ठीक है भैया, तो इसको कैसे सॉल्व करना मालूम है? थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो अब इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x अटक जाएगा, यहाँ पे y z का मैच नहीं करना है। तो क्या करना है, x इक्वल टू माइनस जेड और यहाँ से y इक्वल टू माइनस जेड निकाल के इसमें पुट कर देना। देखो पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, ध्यान से देखिए, y सॉल्व करेंगे, बताइएगा है सब लोग। x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, माइनस जेड हो गया ना, हो गया कि नहीं? और यहाँ से सॉल्व करनी है n, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू माइनस जेड, बुलाएगा कि देखो भाई इसको सॉल्व करोगे ना, इसको लो बच्चे लोग, इसको सॉल्व करो, माइनस वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस जेड हो गया, ठीक है। अब x इक्वल टू माइनस जेड हो गया, y इक्वल टू माइनस जेड हो गया, तो इसमें पुट करोगे ना आप, इसमें समझे कि नहीं, तो सारे के टर्म्स का z के फॉर्म हो जाएंगे ना, है ना। चलो तो अपन करें x इक्वल टू माइनस जेड, y इक्वल टू माइनस जेड। तो अगले स्टेप में क्या ना, माइनस 3x प्लस y माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो भैया x के प्लेस पे क्या लिख दे, माइनस जेड ना, तो अगले स्टेप में ये हो गया माइनस 3 इंटू माइनस जेड प्लस माइनस जेड, ठीक है कि नहीं, माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट लगाना जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी है, इनटू है, तो ये हो गया 3z माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0, z प्लस 1 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब z आ गया,
तो x इक्वल कितना है माइनस जेड है, x इक्वल टू क्या माइनस इंटू माइनस ना, बोलो ना भैया यानी कि 1, तो x इक्वल टू 1 पूरा आएगा। बन रहा है बच्चे लोग। अब बच्चा y भी ऐसी है, y इक्वल टू माइनस जेड है यानी कि माइनस इंटू माइनस यानी कि 1, तो z इक्वल टू y इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग x y z की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ x y and z in इक्वेशन 1। क्या बोलते हो, पक्का? पक्का ना? तो क्या था इक्वेशन 1, बोलो भैया। nr तो इक्वेशन 1 हमारे पास आया तो हमने पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, ये लिखो तो आ गया nr की वैल्यू कितना था k। हाँ, फिर उसके बाद रो x की वैल्यू कितनी पुट कर दें 1, फिर उसके बाद v की पावर 1, उसके बाद ईटा की पावर -1, उसके बाद d। तो ये ईटा की पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा nr इज इक्वल टू ये हो गया k रो v पावर 1 नहीं लिखते ना, और ये गया ईटा, और ये इसको हटाया अपन ने और nr इज प्रोपोर्शनल टू रो v अपॉन ईटा। प्रूफ, हेंस प्रूफ है ना बेटा। तो आज की क्लास समाप्त है, ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।